डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब मंच पर। और यहां पर हम लोग इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत सीरीज़, और इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। एंड दिस वीडियो विल कवर द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर: अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853. And we will also discuss the MCQ that was given in the previous MCQ, PPT. Before we discuss Charter Pitt's India Act और अमेंडिंग एक्ट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेगुलेशन एक्ट 1773 के क्या क्या फीचर्स थे। और इसमें हम लोग बिफोर वी बिगिन हम लोग इस रेगुलेशन एक्ट 1773 से क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी और क्यों पिट्स इंडिया एक्ट और अमेंडिंग एक्ट 1781 लाना पड़ा, वो हम लोग इसका बैकग्राउंड देखेंगे. व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ अमेंडिंग एक्ट 1781? सो लेट्स बिगिन. After this act, there was a lack of coordination. गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनमें कोई समन्वय नहीं था. They were working in their own, but the conditions should have been ideally Governor General of Bengal should have been obeyed by. Governor General of Bengal को ओबे करना चाहिए था, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इनको ओबे करना चाहिए था, इनके ऑर्डर को मानना चाहिए था. लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे इनकी बातों को, कि इन लोगों में लग रहा था कि वी आर सबऑर्डिनेट नाउ. तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है कि 1775 में बॉम्बे के जो गवर्नर थे उन्होंने 1775 में मराठा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था अपने आप से ही, बिना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कंसल्ट किए हुए. दूसरा है कि गवर्नर जनरल जो है के पास वीटो पावर नहीं था. मोस्ट ऑफ द डिसीजन, जितने भी अधिकांश डिसीजन थे वो मेजॉरिटी बेसिस पर लिए जाते थे. और गवर्नर जनरल जो है, जो उनका जो वो डिसीजन मेकिंग में उसका एक मेजर रोल नहीं रह रहा था. और जो सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, इन दोनों में काफ़ी टसल चलता था. सुप्रीम कोर्ट जो है हर सुप्रीम काउंसिल के मामले में टांग अड़ा देता था. और द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी वॉज इनफेक्टिव एज द रिपोर्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेशन एक्ट 1773 लाया, क्यों? ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके. लेकिन और कैसे? तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक रिपोर्ट बना करके भेजती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कोई मैकेनिज्म ही तो नहीं था कि इस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए, तो इसलिए ये फ्यूटाइल था. दूसरा, रेगुलेशन एक्ट 1773 जो कंपनी के अंदर करप्शंस था उसको रोकने में नाकाम रही. नाउ लेट्स मूव टू द MCQ पोर्शन दैट वी विल डिस्कस. The first MCQ is the Regulation Acts. These all are the PYQ. Okay, the Regulation Act 1773 made Governor General of Bengal as Governor General of Bengal. The Regulation Act 1773 made Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. Yes. Governor of General of India. No. Viceroy of Bengal. No. Governor in Council of Bengal. No. So we have discussed the first question. Now let's move to the second one. The Supreme Court at Calcutta, established under Regulation Act 1773, consisted of one Chief Justice and 2 other judges. No. One Chief Justice and 3 other judges. Let's see. One Chief other options and 4 other judges. No. Only one Chief Justice. The right answer is B. One Chief Justice and 3 other judges. That we have already discussed this point over here. One Chief Justice and 3 other judges. Or also the first Governor General, Warren Hastings, first Governor General of Bengal. Governor General of Bengal. It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. Okay. Now the next question is, which of the following was not the provision? Here the question is asking which was the not the provision. ठीक है, Governor of Bengal became the Governor General of India. Yes, this was the provision, so this cannot be our answer. Supreme Court was established at Calcutta. Yes, this was the provision, so this cannot be our answer. Control of British Parliament over the company's affair was initiated. Yes, रेगुलेशन एक्ट इसलिए आया था ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके. सो दिस विल ऑल्सो बी नॉट आवर आंसर. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द कंपनीज आर्मी. यस, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था रेगुलेशन एक्ट 1773 में. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन एक्ट 1773?
I'm speaking little bit fast. Sometimes I go slow because I don't have that much the expertise of teaching. I beg your pardon for all the noises and also if I fumble. Which one of the following was the main objective of the Regulation Act 1773? Main objective: transfer of power from company to the crown? No. To regulate and control East India's companies' mismanagement in India? Yes, this is our answer. Let's see the other option. To introduce representative institution in India? नहीं, representation institution की तो कोई बात ही नहीं थी. Legislative और executive functions को भी separate करने की कोई बात नहीं थी. Now, let's move to the amending act 1781. हाँ, तो इस एक्ट को पास करने का मेन मुद्दा ही यही था कि ये जो भी रेगुलेशन एक्ट 1773 में डिफेक्ट्स थे उसको हटाना, और इसीलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी नाम जाना जाने लगा. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइम फीचर था कि ये दिस एक्ट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल एंड आल्सो द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अब जो है ना तो गवर्नर जनरल काउंसिल पर लगना था, ना ही कंपनी के सर्वेंट पर लगना था. और देयर एक्ट इन द ऑफिशियल कैपेसिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट. मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सर्वेंट अगर वो लोग ड्यूटी पे रहते हुए कोई भी काम करेंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी सवालिया निशान नहीं लगा सकता. जैसे कि अभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के बारे में है, एमपी और एमएलए के बारे में, कि वो पार्लियामेंट में कोई भी बयान देंगे उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. ठीक है. दूसरा है द सुप्रीम कोर्ट वेर बार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू रेवेन्यू मैटर्स. अब सुप्रीम कोर्ट जो राजस्व से जुड़ा कोई भी मामला होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई विषय नहीं होगा. सॉरी. नाउ द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता. अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अब यहाँ के लोकल पीपल तक भी बढ़ा दिया गया, और हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम्स को मोहम्मदियन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाने लगा. ओके, वी हैव डील दिस विद 3 पॉइंट. और जब अर्लियर प्रोविंशियल कोर्ट जो छोटे लेवल जो कोर्ट थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, सर्किट कोर्ट्स, वहाँ से अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट आता था. लेकिन इस एक्ट के बाद जो प्रोविंशियल कोर्ट थे उससे अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाने लगा. ठीक है. अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. और जो प्रोविंशियल कोर्ट थे उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी गवर्नर जनरल ही बनाएंगे. और इस एक्ट का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया. दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस एक्ट. और ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की ओर. दिस एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? रेगुलेशन एक्ट 1773 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था. और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये आप कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को देखना था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रेवेन्यू मैटर्स दे दिया गया कि आप जो है कंपनी का रेवेन्यू मैटर्स देखिए. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना दिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए. मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो भी काम होगा पॉलिटिकली वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा. 10 द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड. आफ्टर दिस द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. अच्छा, द मेन थिंग इज दैट कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है कंपनी के अंदर डुअल गवर्नमेंट चालू हो गया. हाउ डुअल गवर्नमेंट? एक तो जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये रेवेन्यू मैटर देखेंगे, और एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये क्या देखेंगे? ये पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे. और इस एक्ट के पास होने के बाद जो भी ब्रिटिश की टेरिटरीज थी इंडिया में उन सबको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाने लगा. ठीक है. इसके बाद एक्ट ऑफ 1786. ये एक्ट ऑफ 1786 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था. और बिफोर ही कुड एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल पोजीशन ही आस्क्ड फॉर 2 डिमांड्स. इनको कहा गया कि जो है ये ही आस्क्ड फॉर पावर टू ओवरराइड द गवर्नर जनरल काउंसिल, कि
जो गवर्नर जनरल और एक 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर, मतलब अगर वो अकेले इन सब को ओवरराइड कर सकते हैं डिसीजंस को। और ही आस्क्ड फॉर द पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ। अच्छा, कॉर्नवालिस जो थे ये अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे और वहाँ पर अमेरिका से ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ही वॉज वेरी एबल्ड मिलिट्री जनरल और वहाँ से जो भी ये एक्सपीरियंस सीख करके आए थे वो यहाँ पर लगाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो यूज़ हो और अमेरिका एक वैल्यूएबल कॉलोनी थी ब्रिटिश की, जो कि उसके हाथ से चली गई थी। अब वो इंडिया को खोना नहीं चाह रहे थे। दिस इज द स्टोरी डिलियट। इस एक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1793। चलिए, इस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ और उनको ही डिस्कस करेंगे। माय एम इज़ नॉट टू ओवरबर्डन यू विथ इन्फॉर्मेशन, आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन विच आर रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशंस। और इस पीपीटी को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, आई प्रॉमिस। It extended the trade monopoly of the company for another 20 years. चार्टर एक्ट 1793 ने ट्रेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग मोनोपोली मिला था क्वीन एलिजाबेथ से, उसको 20 और साल के लिए बढ़ा दिया गया। दैट इज एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट इन इंडिया विल रिमेन फॉर अनदर 20 years टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गॉट फुल कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ ऑल द ब्रिटिश स्पेस, यहाँ मैं नहीं डाल पाया, टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, अब जो है गवर्नर जनरल के पास फुल सिविल और मिलिट्री अफेयर्स था। मतलब अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो अपने मन से किसी के भी राजा के खिलाफ ही कैन वेज अ वार, लड़ाई छेड़ सकते थे, कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकते थे। और हमने 1786 में क्या देखा था कि जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने डिमांड की थी गवर्नर जनरल का पोजीशन और कमांडर इन चीफ का पोजीशन। लेकिन इस एक्ट के तहत एक बात कहा गया कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट कमांडर इन चीफ शुड बी फ्रॉम द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल में गवर्नर, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये जरूरी नहीं है कि इस एक्ट के में प्रावधान किया गया कि जो कमांडर इन चीफ होंगे इन्हीं 5 में से कोई होंगे। हाँ, इन 5 में से भी कोई एक हो सकते हैं अगर अपॉइंट किया जाए तो। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर था कि सैलरीज ऑफ गवर्नर एंड जजेस वेयर टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। अब जो है भारत सरकार, भारत में जो भी ब्रिटिश इंडिया ट्रेड कर रही थी उससे जो भी प्रॉफिट होगा उनसे इन सबों का सैलरी दिया जाना था। अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813 पर। इसके भी हम लोग प्रोमिनेंट फीचर्स को देखेंगे। और इस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया और जो है अब अदर प्लेयर्स भी आकर के इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन जो है ये बात यूपीएससी में भी कई बार पूछी गई है कि हाउ एवर इट कंटिन्यूड इन टी ट्रेड एंड विथ चाइना ट्रेड। सारे चीज़ों पर मोनोपोली तो ख़त्म हो गई, लेकिन चाय के ट्रेड के लिए, चाय का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, चाइना से मेनली ओपीएम का ट्रेड होता था, इस दोनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रही। दिस इज द स्टार पॉइंट, आई से 3 स्टार। एंड नेक्स्ट स्टार पॉइंट इज इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया टू प्रोपोगेट मिशनरीज एक्टिविटीज़। जो भी ब्रिटिश मिशनरीज थे, पादरी थे, उन लोगों को भारत में अलाउ कर दिया गया कि आप आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। इससे पहले उन लोगों को ये परमिशन नहीं थी। एंड इसी एक्ट के अंतर्गत अ सम ऑफ ₹1 lakh, दिस इज ऑल्सो स्टार पॉइंट, 1 lakh rupees was granted for the education of India, but it was not used due to the ambiguity of language and methods of use. अच्छा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 1813 में ब्रिटिश ने फाइनली ये एक्सेप्ट किया कि ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमारा ब्रिटिश पोजेशन है वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाए। पहली बार उन्होंने ये माना। तो उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि हम लोग खर्च करेंगे 1 लाख, नॉट लेस देन 1 lakh rupees, 1 लाख रुपए तक हम लोग खर्च करेंगे यहाँ पर लोगों को शिक्षित करने के लिए। लेकिन जब ये बात आई तो पैसा खर्च कैसे किया जाए? यूनिवर्सिटीज़, जो पुराने पाठशाला और मदरसा थे वहीं पर जो है उन्हीं को फंड कर दिया जाए, या फिर कोई नया इंस्टीट्यूशन अलग से इस्टेब्लिश किया जाए, या फिर एक डिबेट है जो कि काफ़ी फेमस डिबेट है, ओरिएंटलिस्ट
ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो है यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि संस्कृत, अरबिक, उनमें एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव किया जाए। जो एंग्लिसिस्ट थे वो कहते थे कि इंडिया में तो कुछ है ही नहीं साहब, ये सब तो फॉल्सली ग्लोरीफाइड है, यहाँ की एस्ट्रोनॉमी, यहाँ की जो भी साइंस है वो फॉल्सली ग्लोरीफाइड है और वो सब एक मिथ पर बेस्ड है और फॉल्स रिलीजियस नैरेटिव पर गढ़ा गया है। तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए। तो इसीलिए ये डेडलॉक फंसा रहा और ये ट्रस्ट में 2 डिकेड तक, 20 साल तक यहाँ पर पैसा खर्च ही नहीं हुआ। तो 1823 में एक ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन। 1823 में एक कमेटी बनी थी, जनरल कमेटी ऑन इंस्ट्रक्शन। 1823 जनरल कमेटी ऑन इंस्ट्रक्शन। इससे ये कमेटी इसलिए बनी थी ताकि ये जो एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट डिबेट है इसको ख़त्म किया जाए। बाद में ये जब विलियम बेनेडिक्ट आए थे तब उन्होंने इस डेडलॉक को ख़त्म किया था और उन्होंने भी एंग्लिसिस्ट एजुकेशन पर ही एम्फेसाइज किया क्योंकि वो मैक्यूले मिनट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस पीपीटी इज़ दैट चार्टर एक्ट 1813 इज़ दैट कि जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको ऑथराइज्ड किया गया कि वो किसी इंडिविजुअल को भी टैक्स कर सकते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर भी टैक्स कर सकते हैं। अगर वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो उन लोगों को पनिश भी किया जा सकता है। चलिए, तो चार्टर एक्ट 1813 ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार फिर से समअप करते हैं। जो है पहला प्रोविज़न था कि कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया और ये मोनोपोली कंटिन्यू रहा टी ट्रेड में और चाइना के साथ ट्रेड में। और ये एक्ट जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन दे दिया कि वह यहाँ पर आकर के मिशनरीज़ एक्टिविटी को करें। कहाँ पर? इंडिया में। और ये एक्ट जो है 1 लाख रुपीज़ ग्रांट किया इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि ये किस भाषा में एजुकेशन देना है और किस तरीके से एजुकेशन देना है, इसलिए ये पैसा खर्च नहीं हो पाया 20 साल तक। और 1823 में जनरल कमेटी ने इंस्ट्रक्शन बना था ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके। और जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको टैक्स लेने के लिए छूट दी गई और अगर कोई भी इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल पर्सन पर भी अब टैक्स लग सकता था, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको पनिश किया जाना था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस वेरी एक्ट इज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी तक, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 1861 से, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होने लगेगा पावर का, लेकिन यहाँ तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, अपने हाथ में कर रही थी। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक है। अब जो है पहले रेगुलेशन एक्ट 1773 से क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी दी गई। अब 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की कि 1835 में इन्होंने एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट डिबेट को ख़त्म कर किया था। और दिस एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर। पहले क्या था कि ये लोग भी मतलब वो लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट तो थे, लेकिन उनके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के बाद इन लोगों का जो है लेजिस्लेटिव पावर ही ख़त्म कर दिया गया। अब जो इंटायर ब्रिटिश इंडिया है, जो प्रोविंस था, उसका लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में निहित कर दिया गया, वेस्टेड कर दिया गया। और दिस एक्ट एंडेड द कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोई कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। और हम लोग जो यूपीएससी देते हैं, तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ये एक्ट पहली बार आइडिया दिया था कि दिस इज ऑल्सो द स्टार पॉइंट कि सिविल सर्विस जैसा एग्जामिनेशन कुछ होना चाहिए और इसको ओपन कर देना चाहिए सभी के लिए।
and also the first law commission was formed under the chairmanship of Lord Macaulay. और भारत में पहला लॉ कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1834 में लॉर्ड मैक्यूले के अंतर्गत में, और ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश सरकार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है वो कितना इफेक्टिव है। अब हम लोग जो है चार्टर एक्ट 1853 को देखेंगे। तो चार्टर एक्ट 1853 जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट में जो है कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। आप समझ सकते हैं कि हाँ अब साहब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ रहने वाली है। एंड दिस वेरी एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, और कंपनी स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट मॉडल ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और 1853 के ही तहत जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन सिस्टम ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इस 1853 के बाद जो है इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया और ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और 1854 में मैक्यूले कमेटी was formed to decide the qualifications related issues for the ICS examinations. Okay, I hope I have made my point till yet. चलिए अब हम लोग कुछ जो है PYQ है मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि ये क्वेश्चन UPPCS में है आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है UP RO ARO में आया हुआ है। ये क्वेश्चंस देखिए UPPCS में आया हुआ है। दिस इज़ दी IAS प्री 2018 क्वेश्चंस, अगेन UPPCS, अगेन उत्तराखंड PCS, अगेन IAS। तो आई थिंक you guys should attempt these questions once, and I thank you all from the bottom of my heart for watching this video. मैंने सोचा था कि 50 व्यू आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, and I thank you all for making me reach 50 views. I thank you all and have a wonderful day.